ये कहानी उस एलियन लड़की की है जो पृथ्वी पर आकर फंस जाती है। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। किचन में खाना बनाते टाइम जायोकी से गलती हो जाती है तो उसकी मदद के लिए फैंग वहां पर आ जाता है। तो जायोकी को पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी उसने जान बचाई थी और वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसको उसका ऑब्जेक्ट शायद मिल सकता है। फैंग लड़की से ली के बारे में पूछता है तो वो लड़की बिल्कुल ही उसके ख्यालों में खोई हुई थी और वो अपने एक्साइटमेंट के चलते ली के बारे में बता देती है। ली का पता चलते ही फैंग वहां से जल्दी से निकल जाता है और लड़की को रियलाइज होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है, इसलिए वो जल्दी से उस जगह पर जाती है जहां पर ली गिटार बजा रहा था। जायोकी जल्दी से उसको वहां से भाग जाने को कहती है क्योंकि वो बिजनेसमैन वहां पर आने वाला है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन ली को कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो रेस्टोरेंट जहां पर वो लोग बैठे हैं उसका फुल कंट्रोल उसी के हाथों में है और इसकी इजाजत के बगैर वहां पर कोई भी नहीं आ सकता। और लड़की ने उसको छुड़ाने में मदद की थी, इसीलिए ली उसको थैंक यू बोलने के लिए एक डिनर पार्टी देता है। जायोकी को हैरानी होती है ये जानकर कि इंसान के लिए जब कोई मदद करता है तो वो उसका एहसान चुकाने के लिए बदले में उसको कुछ ना कुछ जरूर देता है और अगर बात कुछ आगे बढ़ जाए तो वो दोनों आपस में शादी भी कर सकते हैं। लेकिन जायोकी उस घमंडी बिजनेसमैन से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर वो बातों ही बातों में ली को बता देती है कि वो एक एलियन है और दूसरे प्लेनेट से आई है। लेकिन ली उसकी बातों को मजाक में लेता है, कहता है कि वो भी एक एलियन है, मगर उसे ये बात समझ में नहीं आती कि ये लड़की हमेशा हाथों में ग्लव्स क्यों पहन कर रखती है। जायोकी का कहना है कि कोई भी इंसान उनके हाथों को ऐसे ही नहीं छू सकता, अगर उन्होंने उसको छुआ तो काफी गड़बड़ हो सकती है। इतने में ही वहां पर फैंग भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि फैंग लैंड फैंग ली का सौतेला भाई है। हालांकि सौतेले होने के बावजूद भी उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। लेकिन फैंग थोड़ा जिम्मेदार है और ली थोड़ा मस्ती टाइप लोंडा है। ली बहाना बनाकर कहता है कि वो घर से भाग कर नहीं आया है, बल्कि वो तो पेंटिंग बढ़िया बनाने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन लेने के लिए आया था। लेकिन फैंग अच्छी तरह से जानता है कि ली झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसको वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर जायोकी फैंग के पैरों को पकड़ लेती है और उसे भी साथ ले चलने को बोलती है क्योंकि एक अकेला ली ही उसका दोस्त है, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ उसके घर जाएगी। फैंग इस मामले में कुछ नहीं कर पाता और मजबूरी में जायोकी को अपने घर ले जाता है और गेस्ट रूम में रुकने की परमिशन दे देता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को बता देता है कि वो लड़की बस एक रात के लिए ही यहाँ पर होगी और अगले दिन उसको यहाँ से भगा दिया जाएगा। जबकि जायोकी का असली मकसद तो इस घर में आकर अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने का होता है क्योंकि उसको पक्का यकीन है कि उसका अनइनिशिएटर यानी उसका ऑब्जेक्ट फैंग के पास ही है, इसलिए वो अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। ढूंढते हुए जायोकी फैंग के कमरे में आ जाती है जहां पर फैंग नहा रहा था। उसको नहाते हुए देखकर जायोकी उसको देखती ही रह जाती है और बेशर्म की तरह उसे देखती ही रहती है जब तक कि उसके पकड़े जाने का डर नहीं रहता। और जब फैंग देखने के लिए आता है तो जायोकी जल्दी से वहां से भाग जाती है और अपनी पावर से सभी गिरी हुई चीजों को वापस से सेट कर देती है। फैंग को वहां पर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई था। और जायोकी भी बहुत समझदार है, वो अपने रूम में ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसका ऑब्जेक्ट जरूर फैंग के कमरे में ही होगा। और जब फैंग अपनी माँ को याद करते हुए लेट जाता है तो जायोकी वापस से आती है और वहां पर चेक करने लगती है, लेकिन फैंग इस बार उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर उसका मकसद क्या है और वो यहाँ पर क्या करने आई है। जायोकी बताती है कि वो बस अपना ऑब्जेक्ट लेने आई है, लेकिन फैंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी चीज उसके कमरे में कैसे आ सकती है, इसलिए वो जायोकी को चोर समझता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। इस बात पर जायोकी अपने कपड़े निकाल कर दिखाने लगती है कि वो कोई चोर नहीं है। इस बात पर फैंग भड़क जाता है और उसे एक आवारा और बेशर्म लड़की समझकर घर से भगा देता है। सुबह होने पर
पर ली जब जायोकी के बारे में पूछता है तो फैंग बताता है कि उसने जायोकी को घर से भगा दिया है क्योंकि वो एक आवारा और बेशरम लड़की है जो ली के फ्यूचर को स्पॉइल कर सकती है। ये सुनकर ली नाराज हो जाता है क्योंकि उसका भाई खुद इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर रखता है और जब उसे कोई लड़की पसंद आई तो वो खुद गर्ज होकर अपने फायदे की सोच रहा है और उसकी खुशी चाहे जाए भाड़ में, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनकर फैंग कहता है कि उसका मामला अलग है और अगर ली को अपनी आज़ादी चाहिए तो आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी करे। इतना बोलकर फैंग बात खत्म कर देता है। फिर फैंग की सौतेली माँ अपने भाई को बुलाती है बात करने के लिए, जिसको उसने कंपनी का जनरल मैनेजर बना के रखा है। उसको समझ नहीं आता कि उसका बेटा ली आर्ट एग्जीबिशन में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, जबकि खुद उसने तो सोचा था कि वो आगे चलकर कंपनी को लीड करेगा, इसलिए वो इस बात की तह तक जाना चाहती है। फैंग ने आखिर ली को ऐसी क्या बात बोली है जो वो कंपनी में काम नहीं कर रहा है और आर्ट एग्जीबिशन के लिए पागल रहता है। साथ में वो प्लान बनाती है कि फैंग कंपनी का चेयरमैन ना बने। इसके लिए वो अपने भाई की मदद से वो फाइल निकलवा लेती है जिसमें उसको भूलने की बीमारी है और इसी सिलसिले में वो एक यंग नाम की लड़की की मदद लेना चाहती हैं जो फॉरेन से अब वापस लौट आई है। और वहीं पर वो ओनर लेडी जायोकी को एक पर्सनल रूम दे देती है रहने के लिए। उसका कहना है कि कल वाली डील में उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ है और अगर वो अपना काम ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो वो माला माल हो जाएंगे। और इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ओनर लेडी ने एक एग्रीमेंट तैयार किया है जिसमें फैंग के जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो उसी के रेस्टोरेंट का लंच करेंगे और इसके लिए उसको एग्रीमेंट पर फैंग लैंड के साइन की जरूरत है और वो लेडी इस काम को पूरा करने के लिए जायोकी के ऊपर डिपेंड है ताकि वो जाकर इस काम को पूरा कर दे। हालांकि जायोकी तो पहले से ही उनको इम्प्रेस करने में लगी हुई है क्योंकि उसको अपना सामान भी तो इकट्ठा करना है। और जब ओनर लेडी को पता चलता है कि जायोकी एक बार उसके घर भी जा चुकी है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन जायोकी को उसके घर का एड्रेस नहीं मालूम, मगर इस दिक्कत को ओनर लेडी सॉल्व कर देती है क्योंकि घर का पता लगाने की जिम्मेदारी खुद उसकी है। फिर जायोकी उस एग्रीमेंट को लेकर कंपनी में चली जाती है और जब फैंग अपने एम्प्लॉय के साथ फ्लोर पर जाने की तैयारी करता है तो जायोकी अचानक से टाइम को फ्रीज करके वहां पर आ जाती है और लिफ्ट से जाने लगती है। फैंग फिर से वही सीन देखता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आसपास जानने की कोशिश भी करता है लेकिन एम्प्लॉयज मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जायोकी ऑफिस में जाकर अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करती है पर तभी उसी टाइम फैंग भी वहां पर आ जाता है और उसे सामान उसी तरह रखा हुआ दिखाई देता है जो उसे कल रात दिखाई दिया था। पर अचानक से जायोकी अपनी बेल्ट से उसको पीछे से पकड़ लेती है और अपने डिवाइस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन फैंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसे लगता है कि लड़की के दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है और वो बताता है कि उसे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये सुनकर जायोकी दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि उस रात को हुए एक्सीडेंट में उसे फैंग को बचाना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाता है कि यही वो लड़की है जिसने उस रात को उसकी जान बचाई थी। और वहीं पर वो लड़की यंग भी कंपनी में आ जाती है फैंग के साथ एक ब्लाइंड डेट करने के लिए। जायोकी अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी वाले लोग बहुत ही ज्यादा हरामी होते हैं। अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो एक एलियन है तो वो उसके हर एक ऑर्गन को काट पीट कर उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर खत्म कर डालेंगे। फिर वो मैनेजर वहां पर आता है और फैंग को लड़की यंग के आने की खबर देता है और उनकी ब्लाइंड डेट के बारे में भी बताता है, लेकिन फैंग साफ मना कर देता है। कहता है कि ये काम उसका है कि वो कब उससे मिलेगा या कब नहीं मिलेगा। मैनेजर के जाने के बाद जायोकी भी वहां से जाने की तैयारी करती है तो फैंग उसको एक एक्सपेंसिव स्टोन के बारे में बताने की कोशिश करता है जो कि वही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जायोकी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती और वहां से चली जाती है। और जब वो टेलीपोर्ट करती है तो उसकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। वहीं जब यंग को बताया जाता है कि उनकी ब्लाइंड डेट कैंसिल हो गई है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो फैंग से मिलने का प्लान बनाती है और उसकी गाड़ी के पास जाकर अपनी सैंडल से उसकी गाड़ी के विंडशील्ड को तोड़ देती है
है, जबकि फेंग वहां पर गया हुआ था जहां पर उसने उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करने को बोला था। वो साइंटिस्ट या डॉक्टर जो भी है उसके बारे में जानकारी दे ही रहा था कि तभी फेंग को उसकी गाड़ी के बारे में बताया जाता है। तो वो जल्दी से वहां पर आता है और इस हरकत को करने का रीजन पूछता है उस लड़की यंग से। तो यंग बताती है कि उसे बस उसके साथ मुलाकात करनी थी क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी ब्लाइंड डेट सेट की थी और फिलहाल अब उनकी डेट हो या ना हो, लेकिन उनका मकसद एक दूसरे को इम्प्रेस करने का होना चाहिए। इतना बोलकर यंग एक सेल्फी लेती है और वहां से चली जाती है। वो लड़की फेंग की नजरों में आ जाती है और वो अपने मैनेजर को उसकी डिटेल निकालने को बोलता है। और वहीं पर ली जब अपनी पेंटिंग करने का काम खत्म करता है तो उसे खुद के लिए थोड़ा समय मिल जाता है और वो गेम खेलने की तैयारी करता है। पर तभी उसकी नजर एक मैसेज पर जाती है तो वो एक लड़की के ख्यालों में खो जाता है जिसके साथ उसने समय बिताया था और वो लड़की उसको छोड़कर चली गई थी। इन सब से ली का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फेंग अपने पापा के पास आता है तो उसका पापा उससे बात करता है और कहता है कि ये आर्ट एग्जीबिशन उसका आखिरी मौका है क्योंकि ये सब फेंग की मर्जी से ही हो रहा है और अगर वो इस एग्जीबिशन में फेल हो गया तो आगे वही होगा जो उसके पापा की मर्जी होगी। इतना बोलकर पापा वहां से चले जाते हैं तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि उसके पापा ने उसको अभी तक माफ नहीं किया है एक्सीडेंटली अपनी माँ की जान लेने के लिए। और वो अच्छी तरह से जानती है कि फेंग उसके बेटे को कंपनी से इसीलिए दूर रख रहा है ताकि सारी पावर उसी के हाथों में रहे और वो अपने सौतेले भाई को अपने इशारों का कुत्ता बना कर रखे। लेकिन फेंग अपनी सौतेली माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है ये बोलकर कि उसका भाई कंपनी ज्वाइन करता है या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं रेस्टोरेंट में जायोकी दुखी होकर बैठी थी क्योंकि उसे अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ऊपर से वो ओनर लेडी कस्टमर को संभालने के लिए उस पर जोर दे रही थी। जायोकी रिक्वेस्ट करती है कि वो आज के दिन उसको छुट्टी दे दे, लेकिन ओनर के मुताबिक वो काम नहीं करेगी तो उनका रेस्टोरेंट मंदा पड़ जाएगा और वो जायोकी को खुश करने की कोशिश करती है। पर तभी वहां पर ली आ जाता है जो कि उस लड़की की यादों से दुखी हो चुका था, इसलिए वो जायोकी के पास आकर अपने जख्मों को भूलने की कोशिश करता है और जायोकी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ इतना अपनापन बिल्कुल भी ना दिखाए क्योंकि अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद तो ली खूब सारी दारू पीता है और बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब जायोकी उसको होश में लाती है तो घर जाने को बोलती है, लेकिन अभी भी ली के ऊपर उस लड़की की यादों का भूत सवार है और वो घर नहीं जाना चाहता और जायोकी के साथ ही रहना चाहता है। फिलहाल जायोकी के पास भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए वो उसके पास डटी रहती है। पर इतने में ही नशे में ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से एक स्किन निकाल देता है जिससे जायोकी का फ्रोजन डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है। अपने आप को बचाने के लिए जायोकी स्टोर रूम में जाकर बैठ जाती है और जब फेंग को ली के भाग जाने के बारे में पता चलता है तो वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसका पता लगा लेता है। और जब फेंग उस रेस्टोरेंट में जाता है तो देखता है कि उसका भाई ली दारू पीकर बेहोश पड़ा हुआ है। उसे स्टोर रूम से अजीब सी आवाज आती है तो वो वहां जाकर देखता है कि वो बेवकूफ लड़की बुरी तरह से कांप रही है और ली को बेहोश देखकर ओनर लेडी भी चिल्लाने लगती है। तो फेंग उसको चुप रहने को बोलता है और आज जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाने को कहता है। फिलहाल के लिए फेंग अपने आदमियों को बुलाकर ली को घर भेज देता है और खुद स्टोर रूम में जाकर उस लड़की की तबीयत को देखता है तो वो बहुत ज्यादा कांप रही थी। तो फेंग उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करता है मगर जायोकी हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती और उसे फेंग में से काफी गर्मी महसूस होती है तो वो उसको कस कर गले लगा लेती है और साथ में किस भी कर देती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। उस बेवकूफ लड़की ने उस बिजनेसमैन लड़के से किस कर लिया जो वो उसको बेवकूफ समझता था, तो अब वो क्या करेगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।